हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। पहले बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन को पूर्ण रूप से बच्चों हमने समाप्त करा दिया था। आशा करते हैं कि वो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों ने समाकलन को नहीं अच्छे से तैयार किया है वो पहले उसे तैयार कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था इस बुक का। अवकलन और समाकलन आपको हम पहले ही बता चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दोनों को अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आज जो हम इस वीडियो से के अंदर बात करेंगे वो नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 8 समाकलनों के अनुप्रयोग। ठीक है बच्चों, तो अभी हम पढ़कर आए हैं बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रल हम पढ़कर आए हैं लास्ट चैप्टर में, निश्चित समाकलन। वहाँ पर बच्चों हमने क्या पढ़ा था? वहाँ पर हमने पढ़ा था कि हमें कोई y बराबर fx कोई फंक्शन दिया होता था, ठीक है, और लिमिट्स दे रखी होती थी a से b, और यहाँ पर कोई फंक्शन दिया होता था y बराबर fx या y dx, इस तरीके से। और ये जो डेफिनेट इंटीग्रल था भाई, ये डेफिनेट इंटीग्रल ही तो है जो हम पढ़ करा रहे हैं। अभी पिछले चैप्टर में क्या होता है, वहाँ पे लिमिट दे रखी होती थी a से b और यहाँ फंक्शन dx। ठीक है, तो ये जो डिनोट करता था, ये जो चीज़ डिनोट करती थी, ये एक क्षेत्रफल को, किसको? क्षेत्रफल को ये चीज़ रिप्रेजेंट करती थी। इट मीन्स दैट स्टूडेंट कि ये एक क्षेत्रफल को जो है रिप्रेजेंट वहाँ पर करता था। ठीक है, किस क्षेत्रफल को ये चीज़ रिप्रेजेंट करती थी? मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो भी निकलेगा कैलकुलेट होकर, वो एक क्या होगा बच्चों? वो एक एरिया होगा, वो किसी न किसी बाउंडेड जगह का जो है क्षेत्रफल होगा वो। ठीक है, अब किस जगह का वो बाउंडेड क्षेत्रफल है, तो उसके बारे में अगर हमने बात की थी तो क्या था वहाँ पे? जैसे मान लीजिए कि ये आपकी प्लेन हो गया, ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, और ये कोई y बराबर fx कर्व है, और सपोज इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, और आप जो है ये y बराबर fx, ये किसी कर्व का ग्राफ हो गया। ठीक है, और आप इस जगह का आप एरिया निकालना चाहते हैं, इस जगह का, ये जो जगह है। ठीक है, तो कैसे करते थे? और ये जो मान लीजिए ये यहाँ पर x बराबर a है और ये x बराबर b है। ठीक है, तो ये चीज़ इस एरिया को रिप्रेजेंट करती थी, इस वाले एरिया को। ठीक है, और ये जो एरिया है ये किस किस से घिरा हुआ होता था? जिस फंक्शन का या जिस वक्र का ये ग्राफ है, उसके ग्राफ से। ठीक है बच्चों, उसके ग्राफ से और x एक्सिस से और x बराबर a और x बराबर b लिमिट से, इन सब का अंडर एरिया है ये, यानी इन चारों से कवर्ड यानी घिरा हुआ होता था ये एरिया। ठीक है बच्चों, ये इंटीग्रेशन a to b y dx ये एक क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करता था। और किस क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करता था? ये उस क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करता था जो कि इस y बराबर fx या y ग्राफ, y के ग्राफ से, x अक्ष से, और x बराबर a और x बराबर b लिमिट से जो एरिया घिरा होता था, उस एरिया को ये जो है रिप्रेजेंट करता था। ठीक है बच्चों, इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये जो है एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और किस एरिया को रिप्रेजेंट करता है? जो भी फंक्शन है उस फंक्शन के ग्राफ, x एक्सिस और लिमिट्स, x बराबर जो भी है, यानी x बराबर a और b की जगह कुछ भी हो सकता है, उनसे घिरे हुए जगह के क्षेत्रफल को ये रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा कम थी पिछले चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर हम इस चैप्टर के अंदर एरिया को डिटेल से निकालेंगे, और पूरे के पूरे चैप्टर में हम किसी ग्राफ, x या y एक्सिस और लिमिट्स के बीच के एरिया को ही हम यहाँ पर पूरे के पूरे चैप्टर में फाइंड करना सीखेंगे डीपली। ठीक है बच्चों, जैसे
सपोज अब यहाँ पर हमें पिछले चैप्टर में जो हमें दे रखा होता था वक्र, ठीक है, यहाँ पर वो वक्र बच्चों किसी का भी हो सकता है, जैसे किसी रेखा का भी वक्र हो सकता है वो, ठीक है, रेखा भी हो सकती है कोई, या फिर कोई सर्कल भी हो सकता है, कोई पैराबोला परवलय भी हो सकती है, दीर्घवृत्त भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी का भी वक्र हमें दिया हो सकता है, उस वक्र से और एक्सिस से और लिमिट से घिरा हुआ क्षेत्रफल हमसे पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए बच्चों कि हमें एक सर्कल दिया है, ठीक है, सपोज ये एक आपको सर्कल दे रखा है और ये आपकी हो गई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई एंड ये वाई एक्सिस हो गई, और हमसे कह रहे हैं ये कि इस सर्कल का आप एरिया फाइंड कीजिए। तो सर्कल का समीकरण तो आप 11th में पढ़ कर आए हैं, ठीक है, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इट मीन्स जो ए है, ए क्या होती थी, इस वृत्त की रेडियस होती थी, ठीक, जो ए है, ए इस वृत्त की रेडियस होती है। तो मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, तो मैं कैसे इसका एरिया निकालूंगा, इस मेथड से, इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल के मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऐसा कीजिएगा बच्चों कि आप ना इतने पार्ट का एरिया आप निकालिएगा, इस पार्ट का, इस वाले पार्ट का हम यहाँ पर एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो ये आप जानते हो ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो अगर हम यहाँ पर लिमिट निकालें तो लिमिट क्या होंगी, तो यहाँ तो मान लीजिए कि ये यहाँ पर जो है ये x बराबर a है, लेकिन ये y एक्सिस है और y एक्सिस पर जो x की वैल्यू होती है वो तो 0 होती है, और y अक्ष पर x का मान क्या होता है 0, क्योंकि y अक्ष पर x कितना, तो हम इधर चलते हैं ना इधर चलते हैं, ऊपर चलते हैं, तो ना इधर चलेंगे ना इधर चलेंगे तो x का मान तो कुछ आएगा ही नहीं। तो y अक्ष पर x का मान क्या होता है 0 और x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो यहाँ पर फिलहाल हम y अक्ष की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर x का मान क्या होगा फिर बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट आएंगी आपकी 0 से a, यानी अगर आपको लिमिट कैलकुलेट करनी है तो आप ये देखिए कि जिस जगह का आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है उसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ बच्चों यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, ये तो है। ये हम पहले इस छोटे से पार्ट का एरिया निकाल ले रहे हैं, इस वाले पार्ट का, इसका एरिया निकाल लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे। को देखिए ये तो आप जानते ही हैं कि 4 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड है सर्कल, तो अगर हम इस पार्ट का एरिया अगर हम निकाल लेंगे और फिर उसमें हम 4 से कर देंगे गुणा, तो पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो बस इसीलिए हम पहले इस पार्ट का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर पूरे पार्ट का इस पार्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे सर्कल का एरिया जो है हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको किसी भी पार्ट का एरिया निकालें तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको देखिए उसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका ग्राफ ये है, ये स्टार्ट है ये ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि y एक्सिस है, और यहाँ पर मान लिया कि x बराबर a है। तो यहाँ से लिमिट क्या बनेंगी, यहाँ से लिमिट क्या बनेंगी, यानी एरिया, हम इसका एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया ऑफ, इसको नाम आप दे सकते हैं O, या फिर O ही दे दो, O A B, O A B। तो एरिया ऑफ O A B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 से a, भाई x बराबर 0 से x बराबर a तक, और यहाँ पर क्योंकि ये चतुर्थांश का फर्स्ट भाग है, ये तो आप जानते ही हैं, तो यहाँ से y dx, तो y का मान निकालना पड़ेगा पहले हमें। तो y का मान हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। तो एक्स स्क्वायर को भेजो राइट में, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये जो हम
जिस भाग का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं वो इस चतुर्थांश के फर्स्ट पार्ट का है, और पहले पार्ट में यानी पहले चतुर्थांश में सभी प्लस प्लस के होते हैं, इसलिए यहाँ से ये नेगेटिव का साइन हट जाएगा, सिर्फ प्लस का ही लेंगे हम, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो आप यहाँ पे लगा दीजिए, यानी इंटीग्रेशन लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से a, और y की वैल्यू अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हम इसको फॉर्मूला यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन का, और सॉल्व आउट करेंगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और सॉल्व आउट कर देंगे। ठीक है, जो भी यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू, वो इस OAB भाग का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। ठीक है, और फिर हम उसमें कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, और फिर हमारे पास आ जाएगा पूरे के पूरे सर्कल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको समझ में आया, अगर आपको किसी सर्कल का एरिया निकालना है तो पहले आप उस सर्कल के 1/4 भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, 1/4 पार्ट का। ये 1/4 पार्ट ही तो है OAB, ये वाला जो एरिया है ये इस पूरे के पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट है। तो सबसे पहले लिमिट कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो लिमिट निकालने के लिए आप ये देखिए, जिसका आप एरिया निकाल रहे हैं उस पार्ट का में ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है, तो y अक्ष पे x का मान 0, और यहाँ पे x अक्ष पे मान लिया x बराबर a है, तो लिमिट 0 से a हो गई। ठीक है, अब फिर y dx, आपने यहाँ से y का मान निकाला, इसको आप इधर भेजा। भाई लिमिट कहाँ से हमने निकाली है, लिमिट हमारी x एक्सिस पर है, x बराबर है लिमिट हमारी क्या है, x बराबर है। तो जो फंक्शन होगा वो भी x की फॉर्म में होगा, जो फंक्शन होगा वो भी x की फॉर्म में होगा, क्योंकि लिमिट x बराबर है। तो यहाँ से हमने y का मान निकाला x की फॉर्म में। ठीक है, ये आया, बट प्लस माइनस सिंबल आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये प्रथम चतुर्थ जिस भाग का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं वो प्रथम चतुर्थांश में है, और वहाँ प्लस प्लस का सिंबल आता है, यानी सभी पॉजिटिव होते हैं, तो वहाँ से नेगेटिव साइन हट जाके सिर्फ प्लस ही ले लेंगे हम। ठीक है, ये और ये हम यहाँ पे y की जगह पर लगा देंगे। इस तरीके से ये एरिया ऑफ OAB आ गया, यानी OAB भाग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अगर मुझे पूरे का पूरा सर्कल का निकालना है तो यहीं से करूँगा क्या, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या करूँगा, 4 इंटू एरिया OAB, यानी 4 इंटीग्रेशन 0 से a y dx, या 4 0 से a अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरे सर्कल का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आया आपको, यहाँ पर हम किस तरीके से पूरे सर्कल का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले छोटे पार्ट का, एक हल्के से पार्ट का हम एरिया निकाल लेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे का एरिया आ जाएगा। या फिर अगर आपका दिमाग करे कि मैं तो 1/4 का नहीं निकालना चाहता एरिया, मैं तो आधे भाग का एरिया निकालना चाहता हूँ, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ, फिर उसका डबल करके पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालूंगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। भाई मैंने यहाँ पर क्या किया कि इस भाग का क्षेत्रफल निकाला सिर्फ, फिर 4 से गुणा कर दिया, पूरे का आ गया। लेकिन आप कहोगे नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना, मैं तो क्या करना चाहता हूँ कि मैं तो इस तरीके से ये है, मैं तो क्या करना चाहता हूँ कि मैं तो पूरे इस आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले लिमिट आपको कैलकुलेट निकालनी पड़ेंगी। लिमिट कैसे निकालेंगे आप, तो देखिए मान लीजिए आप इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, ठीक है, इस भाग का। तो आपका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, और ये ग्राफ जाता है और यहाँ पर जाके इसका एंड हो रहा है ये। तो यहाँ पर लिमिट, तो यहाँ पर मान लीजिए x = -a, भाई x अक्ष की नेगेटिव साइड में है, और यहाँ पर ये जो हो जाएगी आपकी x = a, तो लिमिट क्या होंगी यहाँ से, x = -a से +a तक, ठीक है। और इस वाले भाग का आप एरिया निकालना चाहते हैं,
पूरे के पूरे भाग का। तो इसको नाम आप देंगे, मान लीजिए ये ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए, इस भाग का आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी ए बराबर इंटीग्रेशन, लिमिट आपकी क्या होंगी, x इज इक्वल टू माइनस ए से लेकर x इज इक्वल टू प्लस ए तक। ठीक है, एंड y डी एक्स। अब y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू तो जब इस वृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली यही, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी आपकी, x इज इक्वल टू यानी माइनस ए से प्लस ए तक, और y की वैल्यू क्या, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से, और डी एक्स। अब जो भी यहाँ से ये तुम्हारा क्या आ गया, इस पूरे के पूरे पार्ट का क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, इस पूरे पार्ट का। अब आप कहोगे कि ये तो आधे वृत्त का आया है, मुझे तो पूरे वृत्त का चाहिए, तो फिर कुछ नहीं करना, आधे का आ गया ना, इसमें 2 से गुणा कर दो, पूरे वृत्त का आ जाएगा। तो पूरे के पूरे एरिया चाहिए, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे कि 2 इंटू एरिया ए बी सी डी ए, यानी 2 इंटू इंटीग्रेशन माइनस ए से ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस तरीके से इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले 1/4 पार्ट का निकाल लीजिए, 4 से गुणा कर दीजिए, पूरे वृत्त का आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो आधे वृत्त का निकाल लीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, तो पूरे वृत्त का आ जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बस आपको दिमाग में ये रखना है कि जिस भी भाग का आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं वो कौन सा होगा, जिस भाग का आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं वो उस वक्र एक्स एक्सिस और लिमिट्स के बीच का एरिया होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस उस वक्र का ग्राफ और लिमिट्स के बीच का क्या होता है, वो एरिया होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कैलकुलेट। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, वृत्त बताया। वृत्त की जगह आप देखिए दीर्घवृत्त का भी आ सकता है, ग्राफ आपको दिया हो सकता है। भाई वक्र जो है दीर्घवृत्त भी दे सकते हैं, परवलय भी दे सकते हैं, कोई सिंपल लाइन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने एरिया निकालना सीखा है, यानी ये जो हम एरिया निकाल रहे हैं यहाँ पर, ये निकाल रहे हैं यहाँ पर हम साधारण वक्रों का, साधारण वक्रों का क्षेत्रफल। ठीक है, और एक और हम यहाँ पर सीखेंगे सरल रेखा तथा वक्रों के बीच का क्षेत्रफल। भाई अभी ये हम क्या सीख रहे हैं, सिर्फ साधारण वक्रों का क्षेत्रफल या साधारण वक्रों से घिरा क्षेत्रफल हम अभी निकालने की बात कर रहे हैं। अभी इसके बाद फिर हम बात करेंगे एक कोई सरल रेखा और इन वक्रों से घिरा क्षेत्रफल निकालने के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी बच्चों स्थिति कुछ अलग पैदा हो जाती है, जैसे बच्चों बात करते हैं
जैसे मान लीजिए कोई वक्र है और उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से किसी का ग्राफ आ रहा है यूँ करके, ये कोई वक्र है, इसका ग्राफ है, तो ये वाला आप एरिया निकालना चाहते हैं ये, तो ये कैसे निकालेंगे? तो ये कोई दिक्कत नहीं, आपको ये करना पड़ेगा। ये भाई ये एक्स अक्ष के नीचे के भाग में आ रहा है ये वक्र जो है, ठीक, एक्स अक्ष के नीचे के भाग में, यानी नेगेटिव दिशा में, नेगेटिव साइड में है ये वाला पार्ट जिसका हम एरिया निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या कहा, कोई दिक्कत नहीं है, पर लिमिट कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर x बराबर a और यहाँ पर x बराबर b हो गया, ठीक है। एंड ये x एक्सिस और ये क्या है, वक्र हो गया। तो इसका आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे एरिया इसको नाम दे दीजिए आप A B C D, A B C D A। तो यहाँ पर निकालेंगे आप एरिया A B C D A बराबर इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू A से x इज इक्वल टू B, ठीक है, एंड y dx, क्योंकि लिमिट हमारी x बराबर है तो यहाँ पर y dx आएगा फंक्शन, क्योंकि y बराबर क्या होगा, x की फॉर्म में कोई फंक्शन होगा, वो वृत्त भी हो सकता है जैसे मैंने भी आपको बताया था, या फिर कोई दीर्घवृत्त भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तरह तरह के हमें दे रखे होंगे एक्सरसाइज में जब हम सवाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये इस तरीके से आप इसको निकालेंगे, यानी a to b y dx, ठीक है। बट बच्चों यहाँ पर जो ये एरिया निकल के आएगा ये आपका नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव? क्योंकि ये बच्चों एक्स अक्ष की नीचे की ओर है, यानी ऋणात्मक दिशा में है बच्चों, ये नेगेटिव साइड में है नीचे। भाई ये ऊपर जाते हैं तो वाई पॉजिटिव, नीचे आते हैं तो वाई नेगेटिव। सॉरी स्टूडेंट्स, तो अगर ये ऊपर होता तो पॉजिटिव होता, बट नीचे है इसलिए नेगेटिव है। तो जब भी कभी हमारा एरिया नेगेटिव आएगा तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल कभी माइनस में तो होता नहीं है। भाई क्षेत्रफल आप इधर जाइए या इधर जाइए या इधर के पार्ट को घेरिए, इधर के पार्ट को एरिए, क्षेत्रफल हमेशा बढ़ता है, घटता कभी नहीं है, ठीक है, ये आप जानते हैं बच्चों। तो क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम इसको प्लस बना देते हैं। वो कैसे बनाने वाले हैं वो हम बनाते हैं, फिर बच्चों यहाँ पर मॉड लगा देते हैं, इसको मॉडुलस लेते हैं, मॉडुलस माइनस a to b y dx ऐसे करके। तो ये फाइनली फिर हमारा पॉजिटिव हो जाता है a to b y dx। तो जब भी कभी एरिया नेगेटिव आएगा तो हम उसको मॉडुलस के अंदर ले जाएंगे, और मॉडुलस क्या करता है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना के बाहर भेज देता है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ध्यान ये रखना कि अगर आपका एरिया नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको पॉजिटिव कर लेंगे, बिकॉज एरिया कभी माइनस में नहीं होता है, ठीक। तो ऐसी स्थिति भी बन जाती है, ठीक है। कभी कभी एक स्थिति आपको और देखने को मिलेगी बच्चों, कैसी स्थिति, देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे आपने इस तरीके से किसी भी कोई भी वक्र है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ऐसे करके भी हो सकता है किसी का ग्राफ, ठीक है, कुछ ऐसे। तब क्या होगा, ये चीज यानी ये तो आप कैसे निकालेंगे? यहाँ तो आधा आपका, देखिए ये आधा जो भाग है ये तो ऊपर की साइड है, एक्स अक्ष के ऊपर है यानी पॉजिटिव होगा, और आधा भाग एक्स अक्ष के नीचे की ओर है मतलब नेगेटिव होगा।
और लिमिट आपकी मान लीजिए x बराबर a से x बराबर b है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये आधा पॉजिटिव आएगा आधा नेगेटिव आ जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। तो आप ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है, फिर तो आपका क्षेत्रफल कुछ आएगा ही नहीं ना, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव हो जाने वाला है। तो फिर ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे ऐसे कीजिएगा, लिमिट को यहाँ पर थोड़ा ब्रेक कीजिएगा। यहाँ पर आप इसको नाम दे दीजिए a b c d e। तो यहाँ पर आप इस पॉइंट को c ले लीजिएगा, यानी ये आपकी लिमिट हो गई c, ये x बराबर a, ये x बराबर b, ये आप c। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पर आप इसको ब्रेक करेंगे, यानी यहाँ पर आप लिखेंगे इंटीग्रेशन लिमिट a टू b y dx। फिर आप कैसे निकालेंगे, यहाँ से a से b y dx आप कैसे निकालेंगे, इसको दो तरीके से निकालेंगे आप। कैसे, पहले तो निकालेंगे आप a टू c और फिर निकालेंगे c टू b। डायरेक्ट a टू b आप मत निकालिएगा, ठीक है, वरना वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर आप निकालेंगे एरिया ABC प्लस एरिया CDE। तो एरिया ABC कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन x बराबर a से x बराबर c y dx प्लस एरिया x बराबर c से x बराबर b y dx। और ये आएगा बच्चों हमारा नेगेटिव। तो जब ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव है बिकॉज x अक्ष के ऊपर का भाग है, लेकिन ये x अक्ष के नीचे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव होगा। तो इसको क्या करेंगे, फिर हम मोड में ले लेंगे इसको, और जब भी ये इस मोड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी a टू c y dx प्लस c टू b y dx, ठीक। और फिर हम इसको ऐड कर लेंगे। आप ऐसा मत करिएगा कि आप यहाँ पर मॉड ना लगाएं या फिर आप इसको एक साथ कैलकुलेट करें डायरेक्ट a टू c, तो फिर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको डायरेक्ट a टू c निकालेंगे तो ये पार्ट प्लस ये पार्ट, लेकिन ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कट के क्या हो जाएगा, ये कट के 0 हो जाएगा ना, और कट के जब 0 हो जाएगा तो फिर एरिया तो कुछ निकलेगा ही नहीं। इसीलिए ऐसी स्थिति जब भी बने तो आपको क्या करना है, जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको उससे पहले और पॉजिटिव वाले पार्ट के बाद में यहाँ पर एक लिमिट आपको लेनी पड़ेगी, यानी यहाँ पर आपको एक नई लिमिट का उद्गम करना पड़ेगा। और फिर आप a टू c इस वाले पार्ट का अलग निकालेंगे, इस वाले पार्ट का अलग। ये दूसरा जो पार्ट है इसका नेगेटिव आएगा, बट उसको हम मॉडुलस के अंदर ले जाएंगे, पॉजिटिव बना देंगे, फिर आगे उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। समझ में आया? तो इस तरीके की कुछ स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों साधारण वक्रों से घिरे हुए क्षेत्रफल को ज्ञात करने का तरीका। अब जैसे किसी दूसरा टाइप का किसी रेखा और किसी वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं, ठीक। जैसे सपोज ये कोई आपका चतुर्थांश है, ठीक है, और आपका इस तरीके से ये कुछ कर्व दे रखा है और ये आपकी कोई रेखा है, ठीक है। ये कोई सपोज रेखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 टाइप की, और ये कोई आपका वक्र है y बराबर fx, ठीक है। और इस रेखा और इस वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल यानी आपको ज्ञात करना है, यानी ये वाला पार्ट, ये वाले भाग का आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यानी इसको अगर हम नाम देना चाहें a b c d, a b c d a, इस भाग का हम जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं। तो आप इस भाग का क्षेत्रफल किस तरीके से ज्ञात करेंगे इसकी बात आएगी, ठीक है। तो फिर आप कैसे करने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये क्या करने वाले हैं
कि इस वक्र और इस रेखा, ये वक्र और ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं कुछ जगह पर। एक तो ए बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और एक सी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस वक्र और इस रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु ए और सी ज्ञात करेंगे। अब किसी वक्र और किसी रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु प्रतिस्थापन विधि से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ये सारी विधियाँ आपको 10th क्लास में पढ़ाई गई होंगी, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रतिस्थापन विधि से इस वक्र और इस रेखा के कटान बिंदु निकाल लेंगे ए और सी, यानी प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे, ठीक है। और मान लीजिए कि इसके जो कटान बिंदु हैं वो आ गए ए, सी और इसके कटान बिंदु आ गए बी, डी। तो ये जो पहला मान है ये x का होता है, ये भी x का होता है, दूसरा y का होता है, ठीक है। तो हम अब इसका एरिया कैसे निकालने वाले हैं, तो ये इस तरीके से, ये चीज़ देखिए आप पहले। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इतना पार्ट का एरिया निकालेंगे, ये पूरा पार्ट, यानी इसको अब हम नाम दे सकते हैं एफ जी। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे, यानी एरिया यहाँ पे दूसरा टाइप का है, सरल रेखा तथा वक्र से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करना। अभी तक तो सिर्फ हम एक वक्र से घिरा हुआ, साधारण वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल रहे थे। अब वक्र और रेखा दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालने के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे जब एरिया, तो कैसे निकालेंगे, जैसे एरिया ऑफ ए बी सी डी ए बराबर ABCDA, इस वाले भाग का एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बच्चों इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ABCFGA, इस वाले भाग का। तो एरिया ABCFGA, इस पूरे भाग का एरिया निकालना पड़ेगा। और इस पूरे भाग में से अगर हम इस वाले पार्ट को हटा दें, तो निकल आएगा आराम से, क्यों। तो माइनस एरिया इस वाले भाग का क्या नाम होगा, ADCFGA, यानी इस पूरे एरिया में से अगर मैं इस वाले एरिया को हटा दूं तो मेरे पास बाउंडेड एरिया ऑफ अ सिंपल लाइन एंड कर्व आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही मैंने कर रहा हूँ, मुझे यही करना है। तो लिमिट्स कैसे निकालेंगे, लिमिट्स तो ये रही, मान लीजिए जो प्रतिच्छेद बिंदु आएंगे ना, जो x का मान होगा वो लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट हो जाएगी b, ठीक है। यानी यहाँ पर आप कैसे करने वाले हैं, यानी लिमिट a to b। अब देखिए बच्चों, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, ये लिमिट्स इन्वॉल्व हैं, और ये जो लाइन है सिंपल लाइन ये इन्वॉल्व है, और एक्स एक्सिस, ठीक है, ये चीज़ इन्वॉल्व है। तो इस कर्व का तो कोई यहाँ पे इन्वॉल्वेशन है नहीं, इसमें ये कर्व जो है ये तो इन्वॉल्व है नहीं, तो अभी इससे कोई बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ से जो y की जो वैल्यू मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, इस सरल रेखा से मिलने वाली है, यानी यहाँ से। तो यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे, कैसे, c को उधर भेजेंगे इसको, यानी by बराबर माइनस का ax
बी वाई बराबर माइनस का ए एक्स माइनस का सी और वाई बराबर माइनस ए एक्स माइनस सी अपॉन बी। इस तरीके से कुछ वाई का मान यहाँ से निकालेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से वाई डी एक्स माइनस, अब इस वाले एरिया को आप यहाँ से घटा दीजिए। तो इस वाले एरिया में कौन कौन इन्वॉल्व है, इस सरल रेखा का तो कोई हाथ है नहीं, अब इसमें ये कर्व आ रहा है तो इस कर्व से वाई का मान निकालेंगे। लिमिट्स तो वही रहेंगी ए टू बी, तो यहाँ से अब इस कर्व से आ जाएगा वाई का मान वाई डी एक्स, ठीक है। तो कब हमें यहाँ से पर कहाँ से वाई का मान निकालना और यहाँ पर कहाँ से वाई का मान निकालना है, ये आप समझ गए। आपने यहाँ पर ये पूरा एरिया निकाला था तो इसमें ये तो अंदर आ रहा था, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन और इन लिमिट्स के बीच की बात हो रही थी, तो यहाँ से हमने वाई का मान निकाला। जब हमने ये वाला एरिया निकाला तो उस लाइन का कोई मतलब नहीं है, तो ये वाला इन्वॉल्व था इसमें कर्व, तो यहाँ से वाई का मान निकाला और उस पूरे एरिया में से हमने ये वाला एरिया घटा दिया। तो हमारे पास जो फाइनली ये वाला निकल के आएगा एरिया, वो किसका आ जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, ठीक है। तो इस तरीके से किसी सरल रेखा और वक्र से घिरे हुए भाग का आप क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो ये था आपकी एक्सरसाइज 8.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज की बात करेंगे, ठीक है। चलिए।